क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड और सॉलिड के टाइप्स और सॉलिड के टाइप्स के अंदर के टाइप्स। आज ये चैप्टर को क्लियर करने का यही रीज़न है कि इसके थ्रू आपका जो केमिस्ट्री का बेसिक है वो क्लियर हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं इसको समझना। ओके, सॉलिड मतलब आप क्या समझते हैं? कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और वो ऑब्जेक्ट अगर हार्ड है ना, उसे हम बोलते हैं सॉलिड स्ट्रक्चर में ये बना है। पर हमें पता है कि मैटर के 3 स्टेट होते हैं, जिसमें से एक आपका स्टेट सॉलिड होता है, बाकी 2 लिक्विड और गैस होते हैं। इतना तो सबको पता है। अब आप जब सॉलिड को पूरा पढ़ेंगे, ये तो सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स है। हम जब सॉलिड के टाइप्स पढ़ेंगे, जैसे सॉलिड में कौन सा ट्रू सॉलिड है, कौन सा फॉल्स सॉलिड, ऐसे टाइप्स में ये डिवीज़न। आपको दिखेगा कि ट्रू सॉलिड्स के अंदर बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, उनमें आपको लिक्विड और गैस के भी एग्जांपल दिख जाएंगे। तब आपको ये डाउट आएगा कि क्यों हम सॉलिड पढ़ रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स और एग्जांपल्स दिए जा रहे हैं लिक्विड और गैस में। देखिए, आपका जो सॉलिड है, मतलब जो सॉलिड का बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो ये बताता है कि जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, मतलब एवरी ऑब्जेक्ट इज़ मेड अप ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। अब वो ऑब्जेक्ट स्पेसिफिकली कौन से कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स से बाइंड हो के रखे हैं, वही हमको सॉलिड में देखना पड़ता है। अच्छा, अब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में आपके 3 चीज़ आ सकते हैं, आपको याद ही रखना है। क्या क्या? AIM। ए से आपका आता है एटम्स, आई से आता है आयन्स और एम से आता है मॉलिक्यूल्स। आयन से हमको तो पता है जो आयनिक बॉन्ड्स रहते हैं, आयनिक हम बाद में पढ़ेंगे कि आयनिक सॉलिड भी आपका एक सॉलिड का प्रकार है और उसमें कितना अच्छा बॉन्ड बनता है, देन कोवेलेंट बॉन्ड। आपने ये सब पढ़ के रखा होगा, पर इनको अच्छे से सेटिंग से समझना ही हमको केमिस्ट्री सिखाता है। अगर हम कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की बात करें, उनमें आपको गैस, लिक्विड और सॉलिड नहीं देखना, हमको सिर्फ उनके पार्टिकल्स को देखना है कि वो कितने अच्छे से स्ट्रांगली बाइंडेड है। भले ही वो लिक्विड हो, भले ही वो गैस हो, भले ही वो सॉलिड हो। पता है कि सॉलिड में सॉलिड जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत अच्छे से स्ट्रांगली बाइंडेड होता है। उनके इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्सेस रहते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस में बहुत शॉर्ट रहते हैं। अच्छा, तो अगर लिक्विड में भी आपको स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग दिख जाए, ठीक है, आयन्स की, एटम्स की, तो भी हम बोलेंगे कि वो एक ट्रू सॉलिड है, ठीक है। क्योंकि अगर हमें पता है कि कोई भी लिक्विड होगा, गैस होगा, तो वो कन्वर्ट हो सकता है, हम उसको अपने तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। एवरी कन्वर्शन इज़ पॉसिबल इन केमिकल वे। पर जब हम उसको केमिस्ट्री में चेंज कर देते हैं ना, फिजिकली, केमिकली, तो उसका जो प्रॉपर्टीज़ है वो सॉलिड स्टेट के अकॉर्डिंग सेम प्रॉपर्टीज़ में आना चाहिए। वही सॉलिड स्टेट का मेन डेफिनेशन होगा। स्टार्ट करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स को अच्छे से समझना। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है सॉलिड के? दे हैव डिफाइनेड मास, वॉल्यूम एंड शेप। अच्छा, सॉलिड में मास, वॉल्यूम और शेप एवरी टाइम फिक्स्ड रहता है। कैसे? जैसे हमें पता है कि कोई आपके पास मान लो कि हमारे पास कोई बॉल है। अब वो बॉल हमने एक ग्राउंड में रख के देखा कि उसका वेट कितना है। हमें पता है कि वो अपना ग्रेविटेशन और मास को मिला के एक वेट आपको बता देगा, वेट मशीन के थ्रू। पर जब हम इसका वॉल्यूम चेक करेंगे, बहुत स्टूडेंट्स को डाउट आ जाता है वॉल्यूम और मास में, सिर्फ इसको क्लियर करने की कोशिश करें। वॉल्यूम में क्या होता है कि पर्टिकुलर अगर हम जिस एरिया से हटा के देखें कि इसके अंदर जो सरफेस है, या फिर हम बोल सकते हैं 3 डायमेंशनल सरफेस में कितना एरिया, मतलब हम बोल सकते हैं कितना वेट कैप्चर करके रखा है, वो अगर कैलकुलेट करना है तो उसके लिए वॉल्यूम का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, अब वॉल्यूम कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, कहाँ हम लेंथ इस्तेमाल करते हैं, ये सब तो शायद आपने फिजिक्स के चैप्टर 1 में पढ़ के रखा है। आई थिंक कि ज़्यादा डिटेल में इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ मास, वॉल्यूम को अच्छे से हम याद रखना कि मास, वॉल्यूम आप एवरी टाइम किसी भी सॉलिड शेप की अगर बात हो तो उसमें फिक्स्ड है, ठीक है। अच्छा, अगर हम उसको केमिकली किसी अदर प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे तो फिर वो फिक्स नहीं भी हो सकते, क्योंकि हमें पता है कि जो अलग अलग यूटेंसिल में अगर हमने किसी लिक्विड को सॉलिड में चेंज किया है थ्रू फ्रीजिंग, उसका आपका शेप चेंज हो जाएगा। थ्रू आउट इसका वॉल्यूम और मैटर के अकॉर्डिंग मास भी चेंज हो सकता है। हम बिल्कुल ये जो डेफिनेशन है वो बिल्कुल प्योरिटी के साथ तो कंफर्म नहीं बता सकते कि सही है। सिर्फ ये आपको ये बता रहा है
कि जो सॉलिड है या फिर हम बोल सकते हैं कि जो ट्रू सॉलिड्स है उसमें ये ज़्यादातर वेरी कर जाते हैं। इसीलिए हम जब सॉलिड का या फिर ट्रू सॉलिड्स में जब हम जाएंगे, क्रिस्टलाइन एंड एमरफस टाइप्स में जाएंगे, तब हमको सॉलिड मतलब ट्रू सॉलिड मतलब सही के सॉलिड को हम ही क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के तौर पे पढ़ेंगे। ये हम इसीलिए सॉलिड कैरेक्टरिस्टिक्स को एक बार रिवाइज करवा लेंगे। ओके, सेकेंड पॉइंट ये है इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस आर शॉर्ट। मैंने अभी बताया था कि जो आपके इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस रहते हैं, मतलब अंदर के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रहते हैं ना, वही बेसिकली बहुत ज़्यादा मतलब पास जुड़े रहते हैं। ठीक है, मतलब वो ज़्यादा उनके बीच में जो गैप रहता है ना, वो गैप ज़्यादा नहीं रहता, कम रहता है। तो हम बोल सकते हैं कि जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट रहता है। इसीलिए तो दोनों के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स लगता है ना। सो ये आप आयनिक में देखोगे, है ना, और बहुत सारे कोवलेंट बॉन्ड में भी देखोगे आप। अच्छा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्ग, ये भी बता दिया। देयर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस हैव फिक्स्ड पोजीशंस एंड कैन ओनली ऑक्सीलेट अबाउट द मीन पोजीशंस। देखिए, मान लीजिए कि आपके पास कोई फ़ोन है और उस फ़ोन में जब कॉल आता है या मैसेज आता है, तब आपका फ़ोन एक शॉर्ट इंटरवल टाइम के लिए क्या होता है, वाइब्रेट होता है, पर वो क्या अपने पोजीशन से हिलता है? नहीं। ऐसे ही हम बता सकते हैं कि जो सॉलिड्स हैं उनके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, उनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इतने ज़्यादा पास हो जाने के कारण स्पेस इनके पास कम रहता है मूवमेंट करने के लिए। सो हम बोल सकते हैं कि वो सिर्फ अपने पोजीशन में क्या हो सकता है, स्ट्रांगली बाइंड हो सकता है। हम जब किसी चीज़ को कस के पकड़ के रखते हैं तब क्या होता है, हमारा हाथ कांपने लगता है। उसी तरह जब दो मॉलिक्यूल्स, एटम्स, आयंस दोनों के बीच में, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में एक बाइंड बनता है, एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जनरेट होता है, तब दोनों के बीच में इतना ज़्यादा कम गैप होने की वजह से फोर्सेस बहुत स्ट्रॉन्ग लगते हैं, और साथ साथ जो आपका फोर्स लगने के कारण ऑसिलेशन है, या हम बोल सकते हैं वाइब्रेशन है, वो बहुत ज़्यादा होता है अपने स्पेस में। मीन पोजीशन मतलब वो अपने स्पेस में कैलकुलेशन के थ्रू सेम प्लेन में वेरी करते हैं। अच्छा, ये वाला इतना पॉइंट समझ में आ गया। अब फिफ्थ पॉइंट ये है, दे आर इनकम्प्रेसिबल एंड रिजिड। इनकम्प्रेसिबल मतलब हम उनको प्रेस नहीं कर सकते। हमें बताया कि सॉलिड का हम इजीली प्रेस नहीं कर सकते। जैसे मेरे पास ये पेन है, पेन को मैं प्रेस कर पा रही हूँ क्या? नहीं, सिर्फ इसको मैं अपने पोजीशन में ऐसे मूवमेंट करवा सकती हूँ। और पर इनके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, मतलब इनके अंदर जितने पार्टिकल्स बाइंड होकर बने हुए हैं, वो मूव नहीं कर सकते। वो मूव इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इनके जो अंदर के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर मैं इसको तोड़ना चाहूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा। अच्छा, ये तो अपना वेट के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा लाइट है, पर अगर मैं थोड़ा सा ज़्यादा अपना हाथ का फोर्स लगाऊँ तो शायद ये टूट भी जाए। पर अगर कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो मेरे से ज़्यादा वेट का हो, या कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो उनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नेचुरली बहुत ज़्यादा हो, उनको मैं अपनी फोर्स से, प्रेशर से भी तोड़ नहीं सकती, मतलब इनकम्प्रेसिबल है वो। ठीक है, रिजिड मतलब तो जो ठोस है, बोल सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ये आपके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए सॉलिड के, जिससे आपको बाद में जाके सॉलिड्स के टाइप में कोई कन्फ्यूजन ना आए, हम इनको को रिलेटेड करके पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। सॉलिड्स कितने प्रकार के होते हैं ये हमको सीखना है। ओके, बेसिकली सॉलिड्स आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। सॉलिड्स बेसिकली टू टाइप्स में डिवाइडेड होते हैं। किन किन टाइप में? फर्स्ट होता है आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड, और सेकंड होता है आपका एमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को पहले हम डिस्कस कर लेंगे, फिर हम एमॉर्फस सॉलिड को डिस्कस करेंगे। सो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में क्या होता है बेसिकली, वो हम देखते हैं। सो ये वाला मैं क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस का अंदर एक पॉइंट आता है, उसके लिए बना के रखी हूँ। पहले हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज़ पढ़ना। क्या होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड? दे हैव डिफाइनेड ज्योमेट्रिकल शेप अकॉर्डिंग टू कैरेक्टरिस्टिक्स। हमें पता है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होता है वो ट्रू सॉलिड्स के नाम से जाना जाता है। ये आपको याद रखना है, मतलब सॉलिड के जितना भी हमने अभी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ के आया ना, वो आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में बिल्कुल वेरी कर जाएंगे। ठीक है, और एमॉर्फस सॉलिड्स में वो बहुत कम वेरी करेंगे, ये आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ऐसे सॉलिड्स होते हैं, आपको मैं हिंदी में समझा देती हूँ। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ऐसे सॉलिड्स होते हैं जो मतलब उनके अंदर के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रहते हैं, हम अगर
इसको फिजिकली बताना चाहें, वो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं, रिपीटेटिव ऑर्डर में अरेंज रहते हैं। रिपीटेटिव ऑर्डर में अरेंज रहने के कारण उनके अंदर एक प्रॉपर्टी अलग से हमको देखना पड़ता है, वो प्रॉपर्टी अभी हम पढ़ेंगे। पर आप इतना याद रखो, अभी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता है वो क्या होता है, रिपीटेटिव ऑर्डर में होता है, ठीक है। अच्छा, दे हैव डिफाइनेड हीट ऑफ फ्यूजन, सेकेंड पॉइंट, दे हैव डिफाइनेड हीट ऑफ फ्यूजन। अच्छा, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में प्रॉपर्टी ये होती है कि वो किसी भी टेम्परेचर में, किसी भी टेम्परेचर में अपने आप को मेल्ट नहीं कर पाएंगे। उनको मेल्ट करवाने के लिए, उनको पिघलाने के लिए हमको एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, थर्ड पॉइंट, दे आर एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर। अच्छा, एनाइसोट्रॉपिक का बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ वर्ड बता दिया गया है कि एनाइसोट्रॉपिक एक्चुअल में है क्या। इससे ही पूरा हमारा बेसिक जो क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड का डिफरेंस है वो क्लियर हो जाएगा। एनाइसोट्रॉपिक एक्चुअल में क्या है पढ़ते हैं, विच मीन्स व्हेन कट इन टू पीसेस द क्लीवेज इज फाइन and also in different position in directions. Difference is different due to different arrangement of particles which is long range order. देखिए, जब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनके अंदर मैंने अभी बताया कि रिपीटेटिव ऑर्डर में आपके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अरेंज रहते हैं। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मतलब अलग अलग ऑब्जेक्ट के, अलग अलग सब्सटेंसेस के अलग अलग कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स से डिवीजन रहते हैं। हम सबको पता है, आयंस हो, मॉलिक्यूल्स हो, एटम्स हो। अब वही कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में जो आपके आयंस रहते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं उनके अंदर जो भी कैटायन एनायनिक जो सब्सटेंस रहता है वो आपको क्या रहता है, रिपीटेटिव ऑर्डर में अरेंज रहता है। हम एक एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पर मैंने ड्रॉ करके बताया है, थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा। देखिए, ये वाला आपका है एनाइसोट्रॉपिक वाला डायग्राम। एनाइसोट्रॉपिक डायग्राम में हमने क्या देखा था, हमें क्या दिख रहा है कि जो आपका ए है और बी है, ए है, बी है, वो एक ऑर्डर पे चल रहा है। अगेन उसके नीचे ए बी, उसके नीचे ए बी। हमको यहाँ से ये क्लियर हो रहा है कि जो हम अगर एक रो में जाए, ठीक है, वो रो आपका क्या हो जाएगा, एक रिपीटेटिव ऑर्डर में आ जाएगा। मतलब देखिए ए ऐसे। पर अगर मैं इसको किसी अलग डायरेक्शन में देखना चाहूँ, मान लो कि ये वाला तो एक वर्टिकल डायरेक्शन में मैंने काट के देख लिया, ठीक है, काटना है ना, क्लीवेज बताना है। अच्छा, अब अगर मैंने इसको एक डायरेक्शन से काट के देखा तो मुझे ए का ऑर्डर आया विच इज़ सेम ऑर्डर। बट अगर मैं ये ऑर्डर को अलग डायरेक्शन से काटूँ, मान लो कि मैंने ये वाला डायरेक्शन से काटा, तो दिख रहा होगा यहाँ से। अब यहाँ से हमको ये दिख रहा है कि यहाँ पर जो हमारा वर्टिकल ऑर्डर पे फर्स्ट से ए ऐसा आ रहा था, बी ऐसा आ रहा था, पर हमारा फर्स्ट एक ऑर्डर पे कट करने के बाद सेकंड किसी अलग डायरेक्शन पे कट हो जाने के बाद, मान लीजिए मैंने उसको वर्टिकली अगर कट ना करके डायगोनली कट कर दिया, तो मेरा जो ऑर्डर आ रहा है वो फर्स्ट वाले ऑर्डर के अरेंजमेंट के बिल्कुल ऑपोजिट आ रहा है। देख लीजिए, ए बी आ रहा है, मतलब हमारा जो अरेंजमेंट है इस बार चेंज हो चुका है, ठीक है। मतलब हम ये बता सकते हैं कि इस बार जो ऑर्डर होने वाला है वो कंटिन्यू कैसे होगा, ए बी। अगर ये और लॉन्ग प्रोसेस हुआ तो ये ए बी में ही मूव होगा, और ये वाला प्रोसेस है वो ए में ही मूव होगा। पर यहाँ से ये हमको एक पॉइंट क्लियर हो जा रहा है कि जो हम एनाइसोट्रॉपिक में डायरेक्शंस देखते हैं वो अलग अलग डायरेक्शंस में सॉलिड को कट करने के बाद हमारा प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये तो एनायंस और कैटायंस की अगर बात हो तो मान लो कि कहीं पर आपका सिर्फ कैटायंस आ रहा है, और अगर कहीं पर कैटायन एनायन तो हमें पता है कि दोनों आयंस के बीच में लगने वाला फोर्स से हमको बता पाता है कि ये सब्सटेंस किस तरह का प्रॉपर्टी शो करेगा। तो अगर हमारा डायरेक्शन चेंज हो जाने के बाद अगर आयंस का अरेंजमेंट भी चेंज हो रहा है, मतलब हम बोल सकते हैं कि आपका प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट डायरेक्शंस में डिफरेंट हो जा रहे हैं। तो हम बोल सकते हैं कि एनाइसोट्रॉपिक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड दिखता तो आपका होमोजेनस हेट्रोजेनस दोनों में हो सकता है। मान लो कि कोई एक ऐसा शेप का आपके पास बॉल है जो मतलब बॉल क्या होता है, गोल होता है, सर्कल होता है। अब स्फेरिकल शेप में होता है ना, अब वो बॉल मान लो कि अपने शेप के अकॉर्डिंग बिल्कुल सीधा है, मतलब हम बोल सकते हैं कि वो टेढ़ा बड़ा नहीं है, ठीक है। मतलब हम देख सकते हैं कि ये बिल्कुल गोल है। अब मान लो कि यही बॉल को मैंने नीचे से थोड़ा सा चपटा कर दिया, देखिए जैसे कि मैंने इसको थोड़ा सा
फ्लैटेंड सरफेस बना दिया, तो इसका जो आपका एरिया आने वाला है वो तो बिल्कुल सेम नहीं आएगा अकॉर्डिंग टू द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। सो हम एक इसका या सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल लगा लो या आप किसी वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर ऐसे लगा दो, तो इसका जो आपका आंसर आने वाला है वो एवरी टाइम जिस स्फीयर का आंसर आना चाहिए उसके अकॉर्डिंग अनइक्वल आएगा। सो इसमें भी हम यही देख सकते हैं कि अगर मैं इसको अलग अलग शेप्स में कट करूँ, ठीक है, वो अलग अलग शेप्स आपको क्या दिखाएगा, अलग अलग प्रॉपर्टीज़ दिखाएगा। ठीक है, आई होप कि ये वाला पॉइंट आपका समझ में आ गया। अच्छा, हम कहाँ थे, एनाइसोट्रॉपिक। सो बेसिकली एनाइसोट्रॉपिक का जो मेन डेफिनेशन का मतलब होता है, मतलब वर्ड का जो मतलब होता है वो होता है एन आइसोट्रॉपिक। मतलब आइसोट्रॉपिक मतलब सेम वे, या फिर एन अगर हम लगा दें तो उसमें हम बोलेंगे नो सेम। ठीक है, सो क्रिस्टलाइन सॉलिड आपका अगर ये मान लो कि आपका हेट्रोजेनस है, ठीक है, मतलब आपका जो पार्टिकल्स है हम बोल सकते हैं कि अंदर से मतलब सेम आपको पोजीशन में नहीं दिखेंगे, इसका थोड़ा सा अरे शेप चेंज हो चुका है। सो इसमें भी अगर मैं किसी अलग, ये तो आपका अलग अगर कोई सब्सटेंस का होगा, हमें पता नहीं है कि क्रिस्टलाइन है कि एमरफस है। अगर ये वाला आपका ग्लास का हुआ, ठीक है, सो ये फिर आपका एमरफस हो जाएगा। अगर ये ग्लास का नहीं हुआ सो फिर ये आपका, अगर ये कोई क्रिस्टल का बना है सो फिर ये क्रिस्टलाइन सॉलिड का हम एग्जांपल में रख सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर हमें देखना है कि जो आपका एनाइसोट्रॉपिक वर्ड रहता है वो कहाँ वेरी कर जाता है, जहाँ पर आपका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है उसका अरेंजमेंट कट करने के बाद अलग अलग पोजिशंस में डिफरेंट है। पर हमको ये पता होना चाहिए कि पोजीशन में जो आपका रिपीटेटिव ऑर्डर आ रहा है, मान लो कि ए आ रहा है, बी आ रहा है, फिर ए आ रहा है, बी आ रहा है, सो हमको एक अनुमान होना चाहिए कि बाद में कि यही आएगा। ठीक है, और हमको ये भी पता है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में जो मेल्टिंग पॉइंट रहता है वो भी एक फिक्स्ड रहता है, मतलब हम किसी भी रेंज में इसको मेल्ट करवा सकते हैं। इसके लिए एक डिफरेंट हीट ऑफ फ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है। सो इस केस में हमको ये देखना, ये कंडीशन बहुत अच्छे से प्रूव हो गया कि इसका जो ऑर्डर रहेगा वो रिपीटेटिव ही रहेगा और अलग अलग पोजीशन में अलग अलग डायरेक्शंस में आपको अलग अलग प्रॉपर्टीज़ भी शो करेगा। अच्छा, एक चीज़ आपको मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ, बहुत स्टूडेंट्स को डाउट आ जाता है, जैसे आयरन है, हम आयरन को बाद में पढ़ेंगे कि वो एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड हो जाने के बाद भी क्या आयरन में अगर हम अलग अलग पोजीशन में कट करें तो क्या उसके प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी? आप क्या जानते हैं आयरन के बारे में उतना बताइए। हम सबको पता है कि जो आयरन है वो आयरन इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाने की क्षमता बहुत अच्छे से होती है। पर अगर मैं ये बताऊँ कि आयरन में अगर सरफेस में आपके पॉजिटिव आयन्स अगर बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली, तो अगर मैं किसी भी डायरेक्शन से इसको कट करूँ सो उसके जो सरफेस का डायरेक्शन रहना चाहिए उसमें प्रॉपर्टीज आपके इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन होना चाहिए। पर अगर मैं उसी डायरेक्शन को अंदर से काट, मतलब अगर मैं किसी मान लो कि मैंने एक कंडक्टर लिया, आयरन कंडक्टर, उसके सरफेस को काटा तो सरफेस से मुझे दिखा कि चार्जेस प्रेजेंट थे और वहाँ से आपके इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहे थे, बाहर को आ रहे थे। वो एक प्रॉपर्टीज़ है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़। पर अगर मैं बोलूँ कि जो आयरन कंडक्टर है वो कंडक्टर के अंदर अगर मैं चेक करूँ तो अंदर आपको क्या दिखता है, कंडक्टर के अंदर आपको कौन सा प्रॉपर्टीज दिखता है, जीरो फील्ड दिखता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड। सो वहाँ से हमको ये चीज़ क्लियर हो गई कि अलग अलग डायरेक्शंस में क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अलग अलग डायरेक्शंस में आपको अलग अलग क्या मिलता है, प्रॉपर्टीज़ मिलता है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल दिस, आपने पढ़ रखा होगा गॉस लॉ, गॉस थ्योरम, ऐसे बहुत सारी थ्योरीज रहती हैं क्लास 12 में। सो आई थिंक वहाँ से आपको ये चीज़ पॉइंट क्लियर हो जानी चाहिए। अच्छा, सो ये चीज़ आपको एमरफस सॉलिड में नहीं दिखेगा। एमरफस सॉलिड में हम किसी भी क्लीवेज से अगर उसको कट करें, एक फर्स्ट ऑफ ऑल वो एक किसी भी टेम्परेचर में, किसी भी रेंज ऑफ टेम्परेचर में पिघल जाता है, या फिर हम बोल सकते हैं कट हो जाता है। मान लो कि मेरे पास एक सॉलिड है, एक सब्जी है, मान लो कि हमारे पास एक सॉलिड में पोटैटो आपको क्या लगता है कि क्रिस्टलाइन है या एमरफस है? देखिए सॉलिड तो है पर वो ट्रू सॉलिड नहीं है, वो एक स्यूडो सॉलिड है, मतलब वो एक फेक सॉलिड है। हम अगर उसको किसी भी रेंज में, किसी भी टेम्परेचर में अगर उसको सर्वाइव करवाने की कोशिश करेंगे तो वो सर्वाइव नहीं हो पाएगा। वो अपने एटमॉस्फेयर में क्या हो जाएगा, उस एटमॉस्फेयर में, जैसे एटमॉस्फेयर में हम उसको रखेंगे पोटैटो को, उसमें वो मतलब
हम बोल सकते हैं कि उसी प्रॉपर्टीज़ में वो अपने आप को ढाल लेगा। सो हम यहाँ से ये देखें कि पर्टिकुलर ने हमको धोखा दिया। सो अगर उसी केस में हमने किसी मान लो कि मैंने किसी डायमंड को रख दिया, ठीक है। सो डायमंड क्या अलग अलग टेम्परेचर में पिघल जाएगा या डायमंड क्या अलग अलग टेम्परेचर में कट हो जाता है? नहीं, डायमंड को कट करने के लिए या फिर हम बोल सकते हैं डायमंड को अगर हम किसी भी रेंज ऑफ टेम्परेचर में रख दें तो वो नहीं पिघलेगा, उसको एक पर्टिकुलर क्लीवेज की ज़रूरत पड़ेगी और उसी क्लीवेज में वो बिल्कुल स्मूथली कट होगा। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का कटिंग पॉइंट रहता है या फिर क्लीवेज रहता है वो बहुत ही फाइन स्मूथ रहता है दैन एमरफस, बिकॉज एमरफस हैज़ नॉट डिफाइनेड हीट ऑफ फ्यूजन। ओके, सो आपके यहाँ से ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। एक साथ एक शॉर्ट में आपका पूरा जो ये थ्योरीज है वो कवर हो जाना चाहिए, ऐसे आपको रीडिंग करना। सो यहाँ तक आपको शायद क्लियर हो गया होगा कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्यों एनाइसोट्रॉपिक रहता है और एमरफस क्यों आइसोट्रॉपिक रहता है, ठीक है। अच्छा, अभी हमने एमरफस का तो पढ़ नहीं रखा, सिर्फ हमने क्रिस्टलाइन का पढ़ा है। सो क्रिस्टलाइन में इतना क्लियर हो गया। अच्छा, ओके, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या था? ये एनाइसोट्रॉपिक हो गया क्लियर। एक मिनट, ये वाला क्लियर हो गया। अच्छा, एक और चीज़, एनाइसोट्रॉपिक बहुत ज़्यादा मतलब रिपीटेटिव ऑर्डर हो जाने की वजह से, क्रिस्टलाइन बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव ऑर्डर हो जाने की वजह से इनमें रेंज क्या रहता है? लॉन्ग रेंज ऑर्डर, मतलब कि बहुत ज़्यादा दूर तक डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं, मतलब प्रैक्टिकली, ठीक है। अच्छा, मतलब जो ट्रू सॉलिड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा लंबे टाइम के लिए चलते हैं, हम उन्हें एक्सपेरिमेंटली फॉलो कर सकते हैं, वो हमको ज़्यादा यूज़फुल रहते हैं। आपके अपने दिमाग में रखो। ओके, फोर्थ पॉइंट क्या है? एग्जाम्पल्स प्रेडिक्टेड एज आयरन विच इज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन आउटवर्ड डायरेक्शन। मैंने अभी बता दिया कि आउटवर्ड डायरेक्शन में आपको प्रॉपर्टीज़ क्या रहता है? मतलब इलेक्ट्रिक सप्लाई का आयरन में अच्छा रहता है सरफेस पे, पर सरफेस के अंदर मतलब इनसाइड का कंडक्टर हम बोल सकते हैं कि जीरो रहता है। वही एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अलग अलग डायरेक्शन से कट करने के बाद अलग अलग प्रॉपर्टीज़ का एग्जाम्पल समझना, ठीक है। अच्छा, बहुत स्टूडेंट्स को लगता है कि शायद हम फिजिकल अगर हम चेंजेस चाह रहे हैं डायरेक्शंस बदलने के लिए, कट करने के लिए, तो शायद हम उसको अगर केमिकली पिघला दें तो शायद उसके प्रॉपर्टीज चेंज हो जाए। देखिए, अगर हम उसको मेल्ट करवा दें, तो वो तो केमिकल चेंज हो गया, पर हमको क्या चाहिए? हमको फिजिकल प्रॉपर्टीज चाहिए। इसीलिए जो मैंने एग्जाम्पल दिया ना कि फिजिकली उसको कट कीजिए, अच्छा, तब हमारा जो आंसर रहेगा या फिर थ्योरी रहेगा वो बिल्कुल प्रूव्ड हो जाएगा। पर अगर हम उसको टेम्परेचर के अलॉन्ग पिघला के अगर उसके प्रॉपर्टीज़ चेंज करना चाहें, प्रॉपर्टीज़ तो चेंज होगा, केमिकली अलग प्रॉपर्टीज़ रहेगा, पर केमिकली हमको चेंज नहीं चाहिए, हमको फिजिकली चेंज चाहिए। सो केमिकल प्रॉपर्टीज़ इज़ नॉट वैलिड, ठीक है। ओके, दे आर ऑल्सो कॉल्ड ट्रू सॉलिड्स, मैंने अभी बताया। और एग्जाम्पल में हमने बेसिकली हमको क्या क्या देखना है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रेजिस्टेंस। अभी मैंने बताया कि रेजिस्टेंस क्या होता है? इलेक्ट्रिक कंट्रोल करता है, कंट्रोलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक इज बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ दिस आयरन। अभी ये वाला पॉइंट हमने पढ़ा ना, आप चाहो तो ये वाला लिख भी सकते हो। ओके, एक एक्सेप्शन होता है एमरफस सॉलिड में, हमको देखना पड़ेगा कि ये सब नहीं होता, ये सब नहीं होना चाहिए एमरफस में, क्योंकि एमरफस में ये सब प्रॉपर्टीज नहीं होती जो क्रिस्टलाइन में होती है। एमरफस ना ही ट्रू सॉलिड है, ना ही एमरफस आपका इंडिफाइनेट हीट ऑफ फ्यूजन के साथ चलता है, ना ही एमरफस एक मतलब रिपीटेटिव ऑर्डर में अरेंज रहता है। सो एमरफस का सब उल्टा पुल्टा है, एमरफस को हम विश्वास ही नहीं कर सकते। सो एमरफस में एक एक्सेप्शन केस देखा जाता है। ऑफकोर्स केमिस्ट्री ऑफ एक्सेप्शन इज ऑल्सो हियर। सो एमरफस में एक आपको एग्जांपल देखने को मिलेगा, मतलब एक्सेप्शन देखने को मिलेगा कि एमरफस में जो सिलिकन होता है ना, आपने सबने सिलिकन का नाम सुना होगा। सिलिकन इज दी 14th एलिमेंट। सो सिलिकन बेसिकली क्या होता है? यूज़ होता है कन्वर्ट करने के लिए जो सनलाइट होता है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। सनलाइट को हम इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो एक बहुत अच्छा प्रॉपर्टी हो गया, और ये एक्सेप्शन है आपका एमरफस में, ठीक है। अच्छा, फोटोवोल्टाइक इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा ये सब। ओके, अब ये वाला एक्सेप्शन केस के साथ हमारा क्रिस्टलाइन कंप्लीट एंड एमरफस का एक एक्सेप्शन के साथ हमारा एमरफस का थोड़ा सा फर्स्ट बेसिक डेफिनेशन भी कंप्लीट। ओके, सो अब हमारा स्टार्ट होता है क्रिस्टलाइन के टाइप्स पढ़ना, ठीक है। एक सेकेंड, क्रिस्टलाइन का टाइप्स पढ़ना। क्रिस्टलाइन भी फर्दर बेसिकली डिवाइडेड होते हैं, ठीक है। ओके,
क्रिस्टलाइन में क्या क्या होता है? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑपरेटिंग इन देम। मैंने अभी बताया था क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में जो फोर्सेस लगते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और इन्हीं फोर्सेस की वजह से हमको प्रॉपर्टीज देखने को मिलता है। ओके, सो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का मैंने एक छोटा सा फ्लो चार्ट बना कर रखा है, आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो। अच्छा, क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या क्या होता है टाइप्स? देयर आर 4 टाइप्स इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अगेन मॉलिक्यूलर में 3 टाइप्स होते हैं। देखिए, क्रिस्टलाइन सॉलिड में फर्स्ट आपका आता है मॉलिक्यूलर सॉलिड, सेकंड में आता है आयनिक सॉलिड, थर्ड में आता है कोवेलेंट सॉलिड और फोर्थ में आता है मेटेलिक सॉलिड। ठीक है, अच्छा, अब हम इन चारों को फर्दर प्रॉपर्टीज़ के साथ अच्छे से पढ़ेंगे। और अभी हम एक और चीज़ देख लेते हैं कि मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में क्या क्या आता है। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड और हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। इतना क्लियर? अच्छा, अब हम इसको एक काम करते हैं, समझना स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ नॉन पोलर सॉलिड डिफरेंस बिटवीन पोलर सॉलिड डिफरेंस। ओके, First of all, we have to understand about the difference between polar and non-polar molecular solids. हमको molecular solids के अंदर डिटेल में घुसने से पहले उसके अंदर जो बेसिक टाइप्स हैं विच इज़ पोलर, नॉन पोलर, हाइड्रोजन बॉन्डेड, इनके अंदर के डिफरेंस को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो वही हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना। ओके, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड और पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में एक डिफरेंस मैंने लिख के रखा है। सो आप ये वाला डिफरेंस अच्छे से समझ लो। ठीक है, फर्स्ट क्या है? दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो बॉइलिंग पॉइंट। देखिए, जो आपका नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है उनका जो मेल्टिंग पॉइंट रहता है, शुरुआत में ये बताया गया कि मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा लो रहता है। ठीक है, और मेल्टिंग पॉइंट लो होता है और साथ साथ बॉइलिंग पॉइंट भी लो होता है। ठीक है, अच्छा, ये सब क्रिस्टलाइन के टाइप्स है ना। ओके, अब लो मेल्टिंग पॉइंट और लो बॉइलिंग पॉइंट, बहुत स्टूडेंट्स को लगता है मेल्टिंग पॉइंट शायद अलग होता है और बॉइलिंग पॉइंट शायद अलग होता है। देखिए, अगर हम बचपन से इवापोरेशन, कंडेंसेशन ऐसे पढ़ते आ रहे हैं, सो हमको शायद लगता होगा कि जो हम घर पे आइस और वाटर का एग्जांपल्स डेली फॉलो करते हैं वही शायद इन सब सब्सटेंसेस में लागू हो जाएंगे। नहीं, अलग अलग सब्सटेंसेस के अलग अलग एसिड्स के अलग अलग प्रॉपर्टीज़ रहते हैं। सो आप अपने घर में पानी और बर्फ़ को अपने इन सब डेफिनेशंस में मत घुसा लेना, ये अलग अलग एग्जांपल्स के साथ हम पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा, सो नॉन पोलर में क्या रहता है? बेसिकली मेल्टिंग पॉइंट लो रहता है, साथ साथ बॉइलिंग पॉइंट भी लो रहता है। बॉइलिंग पॉइंट हो या मेल्टिंग पॉइंट हो, दोनों के लिए हमको एनर्जी चाहिए रहेगी, है ना। मतलब जो हम बोलते हैं ना हीट, दोनों के लिए हीट चाहिए। हमको मेल्ट भी करवाना है तो हीट की ज़रूरत होगी, बॉयल भी करवाना है तो भी हीट की ज़रूरत होगी। कहीं ना कहीं मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों के साथ कोरिलेटेड है। ठीक है, सो अगर लो मेल्टिंग पॉइंट है साथ साथ लो बॉइलिंग पॉइंट भी होगा। ओके, अच्छा, सेकेंड है लो टू मॉडरेटली हाई रेंज इनका रहता है। मैंने ऐसे क्यों लिखा है कि लो टू मॉडरेटली हाई रेंज रहता है? देखिए, हाई रेंज कब आएगा? हमको पता है कि नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स कहाँ पर सबसे ज़्यादा स्टेबल रहते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि किस स्टेट में वो स्टेबल रहते हैं। अगर नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स अगर सॉलिड में रहेंगे तो सॉलिड को पिघलाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? एक हाई हीट, थोड़ा सा हीट को बढ़ाना पड़ेगा, तभी वो पिघल पाएगा। अगर हमको अगेन उसको फ्रीज़ करवाना है तो हमको लो टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ेगी। सो अगर किसी एग्जांपल्स को हमने लिख के रखा है कि फर्स्ट में वो वैरी किस फेज में करता है, अगर वो लो में करता है सो हमको फर्स्ट में लो ही लिखना पड़ेगा और मॉडरेटली हाई टेम्परेचर तक वो अपने आप को सिचुएट करके रख सकते हैं, ये भी हमको लिख के रखना होगा। फाइन, अच्छा, अच्छा, मैंने ये बता दिया कि बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट को रिलेटेड है। हाँ, तो इतना तक आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, दे आर यूजुअली फाउंड इन गैशियस एंड लिक्विड स्टेट्स इन नॉर्मल रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। जो आपका नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होता है वो नॉर्मल टेम्परेचर में, आपका रूम टेम्परेचर में, लिक्विड और गैस में आपको मिलेगा। ठीक है, दे आर सॉफ्ट सॉलिड्स एंड एग्जाम्पल एज ऑल नोबल गैसेस। आपने नोबल गैसेस पढ़ के रखा होगा, आर्गन, हीलियम, ऐसे। सो ये सब आपके क्या है? सॉफ्ट सॉलिड्स हैं। ठीक है, विच आर नॉन पोलर एंड दे हैव कंप्लीटेड देयर ऑक्टेट्स। अपने ऑक्टेट्स को भी कंप्लीट करके रखा था, पता है कि 18 ग्रुप से बिलोंग करते हैं, पर 18 ग्रुप अपने आप को कितना बॉन्ड बनाते हैं? दे हैव कंप्लीटेड इट्स ऑक्टेट, 0 स्टेट रहता है। ओके, यूजुअली H2, I2 they all are diatomic in nature having van der Waals force of attraction। van der Waals force of attraction पे हम लंडन फोर्स ऑफ डिस्पर्शन या डिस्पर्शन फोर्स के भी नाम से जाते हैं। अच्छा, H2, I2 हमको क्या दिख रहा है? हाइड्रोजन, आयोडीन, है ना। और अगर ये हेलोजेंस भी है
सो हम अगर देखें कि हैलोजेंस का जो पीरियोडिक टेबल में अरेंजमेंट रहता है, मतलब अगर हम टॉप टू बॉटम अगर हम पीरियोडिक टेबल में चलें, सो उनके अकॉर्डिंग हम डिस्पर्शन फोर्स को वीक या स्ट्रॉन्ग बता सकते हैं। मतलब अगर हम फर्स्ट टॉप में अगर हम है पीरियोडिक टेबल के हैलोजन ग्रुप में, सो उनका जो वंडर वाल फोर्स है वो वीक हो, और अगर हम उनके नीचे मतलब आयोडीन तक अगर जाएँ तो उनके वंडर वाल फोर्स आपका क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। मतलब फर्स्ट आपका अगर फ्लोरीन आता है, ठीक है, सो फ्लोरीन आपको क्या होगा, वीक वंडर वाल फोर्स में अट्रैक्टिव रहेगा। इतना क्लियर? अच्छा, अब हम थोड़ा सा इसके और डिफरेंस पढ़ लेते हैं, इसके बाद एक से मॉलिक्यूलर को पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, यही मैंने लिखा है कि नॉन पोलर में डाउन द ग्रुप आपका क्या हो जाता है, स्ट्रॉन्ग वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, ठीक है। ओके, व्हाट इज़ वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? बहुत स्टूडेंट्स को शायद ये नहीं पता होगा कि वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्चुअल में होता क्या है। सो वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बेसिकली, मान लो सपोज वी हैव अ न्यूट्रल एटम विच हैज़ इलेक्ट्रॉन्स इन इट, आफ्टर समटाइम्स गेट पोलराइज्ड नेचर, एंड as one side of atom becomes positive, deficient of electrons, and another side becomes negative, sufficient of electrons। देखिए, मान लीजिए कि हमारे पास एक एटम है, मान लो, ठीक है, मान लो कि एक हमारे पास न्यूट्रल एटम है, फ्लोरीन। अब फ्लोरीन को हमारे पास फ्लोरीन कैसा है, मान लो कि एक नेगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है। अब ये नेगेटिवली चार्ज कुछ देर बाद क्या हो जाएगा, एक साइड आपका ज़्यादा नेगेटिव फैलेगा, एक साइड आपका कम नेगेटिव फैलेगा। जिस साइड आपका ज़्यादा नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे, इस साइड की बात हो रही है ना, जिस साइड आपके विदाउट एनी अदर एटम रिलेशन, हमको सिर्फ एटम के मतलब टाइमिंग देखना है। एक फर्स्ट टाइम में फ्लोरीन न्यूट्रल था, सेकेंड टाइम में उनमें क्या हुआ, कुछ चेंजेस आए केमिकली, और वो अपने एटम में एक साइड ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को घेर के रखा, एक साइड में ज़्यादा कम इलेक्ट्रॉन्स को स्टोर कर पाए। सो जिस साइड कम इलेक्ट्रॉन्स स्टोर हो उस साइड आपके डिफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए, मतलब आपके पॉजिटिव चार्ज आ गए, और जिस साइड आपका सफिशिएंट मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ गए दैन द अदर साइड, वहाँ पर आपके इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, डेंसिटी ज़्यादा हो गया, वहाँ पर आपका माइनस का चार्ज आ गया। तो जिस साइड आपका माइनस का चार्ज आ गया वो साइड आपका एक प्लस के साथ जुड़ना चाहेगा। सो प्लस के साथ कैसे जुड़े, मान लीजिए कि ये वाला जो एटम है, इस एटम को मैंने एक अलग मान लो कि न्यूट्रल अगेन फ्लोरीन के साथ बाइंड करने वाले की बॉन्ड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सो दोनों में क्या हो जाएगा, एक डिस्टेंस में जहाँ पर न्यूट्रल फ्लोरीन था ना हमारे पास, वो फ्लोरीन में चार्जेस पोलराइज्ड होने लगेंगे, इंड्यूस चार्जेस पोलराइज्ड होने लगेंगे। मतलब ये जहाँ पर माइनस माइनस है, मतलब यहाँ पर माइनस चार्ज होगा। सो माइनस चार्ज फ्लोरीन के एक साइड में, न्यूट्रल फ्लोरीन अगर हम किसी अलग एटमिक फ्लोरीन के अगर एटम पास लेके जाएँ, सो उसके अंदर का एक साइड क्या हो जाएगा, प्लस प्लस चार्ज से इंड्यूस होने लगेगा, और अगेन फ्लोरीन के जो दूसरे साइड है वो माइनस माइनस चार्जेस में इंड्यूस होने लगेगा। मतलब हम यहाँ से ये क्लियर हो गया कि इंड्यूस्ड चार्जेस पोलराइज्ड हो रहे हैं थ्रू द वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सो अट्रैक्शन स्टार्ट हो गया दोनों के बीच में, और ये वीक होगा क्योंकि फ्लोरीन का जो साइज़ होता है वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है, ठीक है। अच्छा, ऐसे हैलोजन का जो आप लिखोगे ना स्ट्रक्चर, वो F2 फिर Cl2 I2 Br2 ऐसे ही स्टेट्स में अवेलेबल पाओगे। अच्छा, सॉलिड CO2 भी इसका अच्छा एग्जाम्पल होता है। क्या पता है कि जो CO2 रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड, अगर उसका ड्राई आइस बन जाएगा। क्यों उसको ड्राई आइस बोला जाता है, क्योंकि एक तो वो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, ऊपर से वो आपको आइस जैसा दिखने को मिलेगा। सो हम सॉलिड CO2 का एग्जांपल ले सकते हैं। सॉलिड CO2 में जो आपका मतलब स्ट्रक्चर बनता है ना, वो ऐसा स्ट्रक्चर बनता है जिसके थ्रू आउट आपका डायपोल मोमेंट भी क्या होता है, नेट डायपोल मोमेंट भी ज़ीरो आ जाता है। सो इसके थ्रू आउट भी हमको जो स्ट्रक्चर्स है उसको ध्यान में रखना पड़ता है सब मॉलिक्यूल्स के। और सॉलिड CO2 आपका कभी भी मेल्ट नहीं होता, मतलब वो लिक्विड स्टेट में कभी भी आपका वेरी नहीं करता। आपका एवरी टाइम सॉलिड CO2 सॉलिड स्टेट टू गैशियस एंड गैशियस CO2 टू सॉलिड ड्राई आइस में ही कन्वर्ट हो पाता है। इसीलिए हम इसमें दो ही प्रोसेसेस वेरी देखते हैं, सब्लिमेशन एंड डिपोजिशन। सब्लिमेशन आपका सॉलिड टू गैस का प्रोसेस को कहलाता है, और गैस टू सॉलिड आपका डिपोजिशन कहलाता है। इतना क्लियर? अच्छा, एक और है, 2-3 होंगे, इसके बाद पोलर पढ़ेंगे, एक साथ पढ़ लेंगे, हो जाएगा हमारा क्लियर। ओके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी केस डिफरेंस 0.4 से कम होना चाहिए, ठीक है। देखिए हाँ, देखिए
0.4 ज़्यादा होना चाहिए, सो हम ये बोल सकते हैं तभी आपका नॉन पोलर सॉलिड वेरी करेगा, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिव केस आपको सबको पता निकालना कैसे है। मान लो कि कोई एक H2, ठीक है। अब H2 में आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी H का कितना होता है, उसमें अगर हम H का ही दोनों में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव फाइंड करें, सो उसको डिफरेंस करके हमको क्या निकालना पड़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस। सो ये आपका 0.4 से मतलब कम आएगा, सो 0.4 ज़्यादा होना चाहिए नॉन पोलर होने के लिए, ठीक है। अच्छा, मैंने अभी बताया था द नेट डाइपोल मोमेंट शुड बी 0, ठीक है। हमने यहाँ पर क्या देखा था कि CO2 का जो स्ट्रक्चर रहता है, आपने यहाँ देखा ना CO2 का स्ट्रक्चर कैसे होता है, लीनियर। अब इस स्ट्रक्चर में आपका जो डाइपोल मोमेंट रहता है वो कैसे रहता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। कार्बन में पार्शियल हल्का सा स्लाइडली पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है, ऑक्सीजन में पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है, और दूसरे ऑक्सीजन में पार्शियली नेगेटिव चार्ज आता है। सो पॉजिटिव टू नेगेटिव मूव करना है डाइपोल मोमेंट का काम है। सो इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, सो वी हैव टू कैलकुलेट इट्स राइट डायरेक्शन। सो दो डायरेक्शंस ऑपोजिट वे में है, सो हम इसको क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, तो दोनों को मतलब दोनों का नेट डाइपोल मोमेंट आपका 0 आ जाएगा। सो 0 ही आना चाहिए नॉन पोलर में, ओके। दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, नॉन पोलर में जो मॉलिक्यूल्स जितने मॉलिक्यूल्स रहते हैं H2 हो, हैलोजेंस हो, वो सब बैड कंडक्टर रहते हैं, तो इंसुलेटर की तरह काम करते हैं। द आयनिक मॉलिक्यूल्स नॉट सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। आयनिक मॉलिक्यूल्स अभी हम पढ़ेंगे, आयनिक बेसिकली नमक, जितने भी Na2 SO4 फिर NaCl ऐसे आयनिक बॉन्ड्स बनते हैं। सो इनमें मतलब ये किसमें ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं, ये ज़्यादा पोलर में सॉल्युबल होते हैं, नॉन पोलर में ये अच्छे से सॉल्युबल नहीं हो पाते, ठीक है, ओके। अब हमको पोलर पढ़ना पड़ेगा, सो पोलर स्टार्ट करते हैं पढ़ना। पोलर में क्या दिया हुआ है, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, हाई टू मॉडरेटली लो। देखिए पोलर में आपका जहाँ पर नॉन पोलर में लो मेल्टिंग पॉइंट था, पोलर में वही हाई मेल्टिंग पॉइंट है। बेसिकली पोलर में आपका हाई मेल्टिंग पॉइंट इसीलिए है क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट इसीलिए है क्योंकि इसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर्स आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें लोन पेयर दिखेंगे, और लोन पेयर हमको पता है कि डोनेट करने के लिए बहुत अच्छा है। सो लुईस बेस के लिए भी अच्छा होता है। सो यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट आपको यूजुअली हाई देखने को मिलेगा, ओके। सो यहाँ पर हमको क्या लिखना पड़ेगा, ब्रैकेट में हाई टू मॉडरेटली लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट वेरीज, ठीक है, ओके। एज़ कम्पेयर टू अदर नॉन पोलर में हमने देखा कोई लोन पेयर का तो माध्यम था नहीं यहाँ पर बेसिकली। सो यहाँ पर हमने क्या देखा कि जो आपका कंपेयर टू अदर नॉन पोलर सॉलिड से उनके अकॉर्डिंग पोलर में क्या रहता है हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। बेसिकली ये लो मेल्टिंग पॉइंट में ज़्यादा अच्छे से वेरी करते हैं। देखिए पर मैंने लिख के रखा है, द पोलर मॉलिक्यूल्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट also generally due to stronger dipole-dipole interaction. They can also exist in solid state. देखिए stronger dipole-dipole interaction रहता है पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में, ठीक है, और ये बेसिकली सॉलिड स्टेट में वेरी कर जाते हैं जब ये क्या हो जाता है, लो मेल्टिंग पॉइंट कैरी करते हैं, ठीक है। अच्छा, आपको लगता होगा कि सॉलिड है तो शायद हम लो मेल्टिंग पॉइंट क्यों बोल रहे हैं। देखिए सॉलिड है तो हम लो मेल्टिंग पॉइंट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये वैरी ही करते हैं उसी स्टेट में, ठीक है। सो ये सॉलिड स्टेट में वैरी कर सकते हैं। बाकी अगर हम किसी अदर मॉलिक्यूल्स अदर नॉन पोलर के साथ अगर हम इसको कंपैरिजन में लेना चाहें, सो ये तब मॉडरेटली हाई मेल्टिंग पॉइंट का है, ठीक है, ओके। फेयरली सॉफ्ट रहते हैं नेचर में, दे आर गैशियस एंड लिक्विड स्टेट एंड फाउंड ऑल्सो, ठीक है। मतलब ये रूम टेम्परेचर में अगर हम बात करें तो गैशियस एंड लिक्विड स्टेट में भी फाउंड हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अगर गैशियस की बात हो रही है सो इसकी मेल्टिंग पॉइंट कैसे रहेगी, मेल्टिंग पॉइंट कैसे रहेगी, थोड़ा सा कम रहेगा, मतलब लो मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पर काम आ जाएगा, है ना। अच्छा, ओके। दे आर पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स, दे डाइपोल-डाइपोल इंटरेक्शंस आर स्ट्रॉन्ग। अच्छा, डाइपोल-डाइपोल इंटरेक्शन क्या होता है वो हम समझेंगे अभी। ये कोवेलेंट बॉन्ड्स के ही प्रकार हैं और इनमें स्ट्रॉन्ग डाइपोल-डाइपोल इंटरेक्शन देखा जाता है। सो आई होप कि आप डाइपोल इंटरेक्शन का मतलब जानते हैं। सो डाइपोल का मतलब एक बार मैं बता देती हूँ। वन पोल इज़ जनरली पॉजिटिव होता है एंड अनदर पोल इज़ जनरली नेगेटिव होता है, इसको हम डाइपोल कहते हैं, ठीक है। वन पोल मतलब दो एटम्स की अंदर की
बात होगी, इसीलिए 2 एटम्स को डायपोल बताया गया है, ठीक है। ओके, दे कैन मेक एज मच पॉसिबल लॉन्ग चेन बॉन्ड्स। हम पढ़ेंगे कि वो जैसे नॉन पोलर ज़्यादा बॉन्ड नहीं बना पा रहे थे, वैसे पोलर बॉन्ड डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव के थ्रू और बहुत ज़्यादा बॉन्ड्स के साथ जुड़ सकते हैं। अच्छा, व्हाट आर डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। अब आ गया हमारा डायपोल डायपोल इंटरेक्शन क्या है। So when two opposite charged atoms make bond, so one would have partial positive and another would have partially negative charge, and as so many partial charges would make bond with many molecules। देखिए जैसे एग्जांपल है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड में हमारा अगर सल्फर पार्शियली पॉजिटिव है, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के साथ सल्फर जुड़ेगा, सल्फर का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कम हो जाएगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों को पैसे, पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से सल्फर का कम होता है, इसीलिए स्लाइटली पार्शियल पॉजिटिव चार्ज का अनुमान लगाया जाता है। सो हमें पता है कि अगर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज यहाँ है तो डायपोल मोमेंट कुछ इस तरह आएगा, ठीक है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, और इस कारण से यहाँ पर आपका डायपोल मोमेंट कुछ इस डायरेक्शन में वन डायरेक्शन मूव करेगा। सो यहाँ पर आपका अगर इकोस SO2 अगर मैं लूँ तो आपका ऑक्सीजन अगर स्लाइटली इन अदर ना, मतलब ये अगर एक डायपोल है तो ये वाला अलग एक डायपोल होगा। सो डायपोल डायपोल दोनों मिला के इंटरेक्ट कर रहे हैं और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना रहे हैं। तो दूसरे एटम के पार्शियल नेगेटिव चार्ज के साथ एक सल्फर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज ने इंटरेक्ट करके एक बॉन्ड का जनरेट किया। ऐसे हम बड़े बड़े चेन्स का जनरेशन पॉसिबल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये वीक कब होता है? जब आयन आयन इंटरेक्शन के सामने इनको कंपेयर करना चाहिए। आयन आयन इंटरेक्शन होता है आयनिक बॉन्ड्स, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे अभी, ओके, जिसमें कूलम्बिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, ठीक है। अच्छा, एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं पोलर के? सॉलिड NH3, सॉलिड अमोनिया, अच्छा HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक हाइड्रोजन क्लोराइड। देयर आर नो ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन ईच एटम, मतलब दोनों के बीच में कोई ट्रांसफरिंग नहीं हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, जहाँ आयनिक बॉन्ड्स में ट्रांसफर हो जाता है, इसीलिए आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉगर रहते हैं देन कोवेलेंट बॉन्ड्स। दे आर ऑल टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, पोलर एंड नॉन पोलर। आई होप इट इज क्लियर। अच्छा, पोलर में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी केस डिफरेंस क्या होता है? 0.4 से ज़्यादा, ठीक है, 0.4 से ज़्यादा होना चाहिए, तभी आपका पोलर होगा। द म्यू मतलब नेट डायपोल मोमेंट शुड नॉट बी 0, ठीक है, मतलब हमने देखा ना कि अभी हमने जब नेट डायपोल मोमेंट निकाला SO2 का, तब हमारा एक डायरेक्शन बन रहा था, इसके थ्रू आउट अगर हम कैलकुलेट करके देखें, ठीक है, हम अगर कैलकुलेट करके देखेंगे तो हमारा कैलकुलेशन में क्या आ जाएगा? अगर हम कॉम्पोनेंट निकाल के भी देखेंगे तो हमारा कैलकुलेशन में क्या आ जाएगा? 0 से ज़्यादा आ जाएगा, ठीक है। They are also insulated in solid state, but in molten state are capable to conduct electricity cases needed high heat to be melted। Example liquid ammonia। देखिए जो आपका पोलर सॉलिड्स रहता है ना, वो इंसुलेटेड बेसिकली रहता है, पर मतलब अगर उनको मैं मोल्टन कर दूँ, मतलब उनमें अगर हीट ज़्यादा कर दूँ, ठीक है, देखिए इस केस में आपका हीट ज़्यादा ज़रूरत पड़ रहा है। सो मोल्टन केसेस में आपको क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने का क्षमता आ जाएगी। और इसमें बेसिक एग्जांपल क्या है? सॉलिड NH3, ठीक है। अच्छा, द आयनिक मॉलिक्यूल्स आर मोर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स। हमने अभी देखा कि मैंने अभी बताया था कि आयनिक मॉलिक्यूल्स आपकी कम सॉल्युबल रहते हैं इन नॉन पोलर, वहीं पोलर में ज़्यादा जो सॉल्युबल हो जाता है। अच्छा, हम पढ़ेंगे आयनिक का मतलब। अभी हम एक काम करते हैं, सिमिलैरिटीज़ पढ़ लेते हैं पोलर एंड नॉन पोलर के बीच में। The non-polar and polar molecules, when they interact with each other, cannot able to make solution as they will have dipole-induced dipole interactions। देखिए, अगर हम किसी नॉन पोलर एंड पोलर मॉलिक्यूल्स को मिला दें, ठीक है, मान लो कि नॉन पोलर कोई एक है H2 और पोलर मॉलिक्यूल्स में मैंने एक HCl ले लिया। सो HCl और H2 को अगर मैं मिला दूँ तो दोनों सोल्यूशन नहीं बना पाएंगे, वो एक अलग इंटरेक्शन बनाएंगे, विच इज़ ऑल्सो नोन एज डायपोल-इंड्यूस्ड डायपोल। मतलब H2 के पास एक तो हमारे पास इंड्यूस्ड डायपोल थी, ऊपर से जो HCl है उसके पास खुद के डायपोल्स है। सो हम बता सकते हैं कि डायपोल को इंड्यूस कर रहा है ना। सो इसके थ्रू आउट हमको एक इंटरेक्शन देखने को मिला है, विच इज़ डायपोल-इंड्यूस्ड डायपोल, ठीक है। अच्छा, द नॉन पोलर एंड पोलर बोथ इज एबल टू डिजॉल्व इन वाटर, बट पोलर लाइकली मोर दैन non-polar dissolved in a little percentage in water. For small aquatic animals, they
अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज सफिशिएंट O2 and H2। देखिए हम अगर नॉन पोलर की बात करें तो नॉन पोलर आपका मतलब वाटर में थोड़ा सा कम डिज़ोल्व होता है देन पोलर। पोलर आपको बहुत अच्छे से डिज़ोल्व हो जाता है वाटर में, क्योंकि वो ज़्यादातर वाटर के डेरिवेटिव से रहते हैं। पर अगर हम नॉन पोलर की बात करें तो नॉन पोलर में अगर H2 है, अगर O2 है, ऐसे डायनाटॉमिक स्ट्रक्चर्स जो आपके नॉन पोलर स्ट्रक्चर्स में कैरी करते हैं, वो आपका क्या हो जाएगा, मतलब वाटर में कम डिज़ोल्व होगा। पर होगा मतलब बहुत कम अमाउंट में, जितना अगर मान लो कि ऑक्सीजन को डिज़ोल्व होगा, तो ऑक्सीजन को अगर वाटर अपने आप खींचेगा, O2 अगर H2 के साथ रिएक्ट करवाएगा, सो वो एक्वेटिक एनिमल्स को रेस्पिरेट करवाने के लायक काफ़ी होता है। ठीक है, अच्छा, आई होप कि इट इज़ क्लियर। अब हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। द मॉलिक्यूल्स ऑफ सच सॉलिड्स कंटेन, देखिए हमने पोलर और नॉन पोलर को डिफरेंस के साथ कंप्लीट कर लिया, अब हमको हाइड्रोजन बॉन्डेड को भी कंप्लीट करना है, क्योंकि आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड्स का टाइप होता है ना। ओके, द मॉलिक्यूल्स ऑफ सच सॉलिड्स कंटेन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स बिटवीन H and highly electronegative elements। एग्जाम्पल, the molecules of such solids contain polar covalent bonds between H and highly electronegative elements। देखिए जो हाइड्रोजन बॉन्डेड रहता है ना, उनके अंदर किस प्रकार का बॉन्डिंग हमको देखने को मिलता है, हाइड्रोजन एंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव के बीच में। अच्छा, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बाइंड्स मॉलिक्यूल्स ऑफ सच सॉलिड्स लाइक द H2 आपका अगर मैं बोलूँ तो वाटर होगा। सो वाटर को अगर मैं फ्रीज करूँ, ठीक है, फ्रोजन स्टेट में निकलाऊँ, सो वो क्या बन जाएगा, आइस। और आइस आपका बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डेड में एग्जाम्पल रहता है। और दे आर ओनली फाउंड इन हार्ट, क्योंकि हार्ट में ये ज़्यादा अच्छे से सिचुएटेड रहते हैं। दे आर नॉन कंडक्टर्स, वाटर कंडक्ट करेगा नहीं इलेक्ट्रिसिटी को। जनरली दे आर वोलेटाइल मतलब ये बहुत अच्छे से पिघल जाएंगे। अच्छा, देयर मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट इज ऑल्सो लो बिकॉज इट इज नॉर्मली टेम्परेचर। Ice is the natural phenomenon when frozen. Why NH3 is not considered as to be a hydrogen bonding, rather it has a Lewis pair of। जो NH3 है वो सबको डाउट कर रहा होगा कि N एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, साथ साथ देखिए नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है। अगर हम N की बात करें, F की बात करें, तो आप ये सब में देखेंगे कि जो आपका हाइड्रोजन बॉन्डेड रहेगा वो ज़्यादातर सॉलिड में वेरी नहीं करेगा, ये सब ज़्यादा लिक्विड में अच्छे से कंडक्ट करवा लेते हैं। सो इनमें लोन पेयर होने के कारण भी इनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा बढ़ जाता है, मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हम बोल सकते हैं कि ये बहुत अच्छे से वेरी नहीं हो पाएंगे हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डेड का एक कंडीशन होता है कि इनमें मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कम होना चाहिए, वहीं पर आपका NH3 का ज़्यादा हो जाता है सॉलिड में। सॉलिड में भी इनका होना इंपॉर्टेंट है। हम बोल सकते हैं कि NH3 सॉलिड में ये प्रॉपरली डिसोशिएट नहीं हो पाएंगे। सो हम यहाँ पर NH3 को एग्जाम्पल नहीं ले सकते। और लिक्विड में अगर हम लेना चाहें तो लिक्विड में तो पोलर में है, और पोलर में आपका जो H2 है वो भी अच्छा सा एग्जाम्पल हो सकता है। पर अगर हम हार्ट की बात करें तो हार्ट में पॉसिबल है, ठीक है, हार्ट में सिर्फ आइस पॉसिबल है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डेड होता है हाइड्रोजन। ओके, आई होप कि ये सब भी मैंने लिख के रखा है यहाँ पर, आप एक बार चाहो तो स्क्रीनशॉट खींच के पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, आयनिक सॉलिड्स एंड मेटेलिक सॉलिड्स एंड कोवेलेंट सॉलिड्स एंड नेटवर्क सॉलिड्स। सो बस लेक्चर खत्म हो जाने वाला है, सो थोड़ा सा इसको देख लीजिए। आयनिक सॉलिड्स क्या है, आयंस आर द constituent particles of ionic solids. Such solids are formed by the three-dimensional arrangement of cation and anions bound by strong Coulombic electrostatic forces. These solids are hard and brittle in nature. They have high melting point and boiling point. Since the ions are not free to move about, they are electrical conductors in the solid state. However, in the molten states or when dissolved in water, the ions become free to move about and they conduct electricity, work as electrolyte. They are much stronger than covalent bonds. Covalent bonds are only due to sharing of electrons within two atoms to make stable compound, not reactive। देखिए जो आयनिक बॉन्ड्स हैं उनके अंदर क्या रहता है, बेसिकली दो आयंस रहते हैं। दो आयंस में एक कैटायन और एक एनायन में मतलब डिविजन रहता है। अब दोनों में कैसे बनेगा बॉन्ड, मान लो कि एक Na मतलब सोडियम कितना चार्ज रहता है, +1 का, और आपका Cl मतलब क्लोरीन में -1 का। NaCl में आपका प्रॉपरली इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो जा रहा है, ट्रांसफरिंग हो रहा है। और आपको अच्छे से ध्यान में रखना है कि कहाँ इलेक्ट्रॉन्स का प्रॉपरली ट्रांसफरिंग हो रहा है विद इन एटम्स, और कहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का सिर्फ ट्रांसफरिंग नहीं हो रहा है, सिर्फ वो शेयर कर रहे हैं, ठीक है। सो बहुत टाइम हमको लगता है कि शायद HF आपका आयनिक है, बहुत टाइम HCl आयनिक लगता है, पर दे आर नॉट आयनिक, दे
आयंस या फिर हम बोल सकते हैं देयर इलेक्ट्रॉन्स आर only shared by any one of the atoms, so they are covalent bond, they have shared by any one or by two, so they are considered as the covalent bond. But in ionic bond the ions are equally shared by equally shared नहीं होना चाहिए, equally transferring within the atom, so they are considered as to be ionic bond. ionic bond का सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है NaCl, मतलब नमक, ठीक है। NaCl को अगर हम सॉलिड स्टेट में देखें तो वो नमक हो जाएगा जो हम यूज़ करते हैं, पर NaCl को अगर मैं वोल्टेज स्टेट में लाऊँ, अगर मैं उसको वाटर में घोल लूँ, डिजॉल्व करूँ, तो वो एक इलेक्ट्रोलाइट का काम करेगा, इसके थ्रू हमको क्या देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन। सो NaCl में आपका जब वोल्टेज स्टेट में आ जाता है, या फिर हम बोल सकते हैं NaCl को जब हम वाटर के साथ सोल्यूशन बनाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करता है, तब वो बहुत अच्छे से क्या बन जाएगा, बहुत अच्छे से क्या बन जाएगा, कंडक्टर बन जाएगा इलेक्ट्रिसिटी। सो आपका ये बहुत अच्छे एग्जाम्पल है NaCl, और साथ साथ बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं Na2SO4, उसमें Na की बात नहीं हो रही, अलग अलग भी हो सकते हैं, जिंक ऑक्साइड ऐसे वगैरह बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपका आयनिक बॉन्ड में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, ओके। मेटेलिक बॉन्ड क्या होता है, दे आर हार्ड मेटल्स are orderly collection of positive ions surrounded by and held together by a sea of free electrons. These electrons are mobile and are evenly spread out throughout the crystals. Similarly, when heat is supplied to one portion of a metal, the thermal energy is uniformly spread throughout by free electrons. Another important characteristic of metal is their lustrous and color in certain cases. This is also due to the presence of free electrons in them. Metals are highly malleable and ductile. जो मेटेलिक होते हैं वो बहुत अच्छे कंडक्टर रहते हैं, क्योंकि हमें पता है कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट मेटल्स को हम पिघला भी सकते हैं, पर इनका जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट रहता है वो ज़्यादा रहता है, बिकॉज ऑफ दिस मेटेलिक करेक्टर, और हार्ड भी रहते हैं। इनके पॉजिटिव आयंस सरफेस मूव करने के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपका आउटवर्ड डायरेक्शन में अच्छा खासा मूव हो जाता है। यही आपका मेटेलिक सॉलिड है, ठीक है, ओके। फिर काम करते हैं, फटाफट से कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स को रीच करते हैं, इसके बाद आपका कंप्लीट हो जाएगा, इतना समझना इंपॉर्टेंट है, ओके। सो कोवलेंट क्या होता है, ए वाइड वैरायटी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ऑफ नॉन मेटल रिजल्ट फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स। देखिए क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में आपके नॉन मेटल जो रहते हैं, ठीक है, फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स बिटवीन एडजेसेंट एटम्स। जो नॉन मेटल्स रहते हैं, नॉन मेटल्स मतलब अगर मैं डायमंड की बात करूँ, ग्रेफाइट की बात करूँ, दे आर नॉन मेटल्स बट दे हैव फॉर्म्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, दे हैव फॉर्म्ड कोवलेंट बॉन्ड्स। सो इसकी बात हो रही है, और थ्रू आउट द क्रिस्टल दे आर ऑल्सो कॉल्ड जाइंट मॉलिक्यूल्स। ये साइज में बहुत ज़्यादा बड़े रहते हैं एटम्स, सो मॉलिक्यूल्स बड़े ही होते हैं। कोवलेंट बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्ग इन डायरेक्शन इन नेचर, देयरफॉर एटम्स आर वेरी स्ट्रॉन्गली एट देयर पोजिशंस। इनके पोजिशन में जो एटम्स रहते हैं वो बहुत अच्छे से बाइंड होकर रखते हैं, सो हम बोल सकते हैं कि जाइंट मॉलिक्यूल्स हो जाने के कारण इनके कोवलेंट बॉन्ड्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहते हैं, ओके। सच सॉलिड्स आर वेरी हार्ड एंड ब्रिसल, they have extremely high melting point and may even decompose before melting, okay. मेल्टिंग से पहले ये डिकम्पोज हो सकते हैं, एंड दे आर इंसुलेटर की तरह काम करते हैं। सिर्फ डायमंड की बात हो, नॉट ग्रेफाइट, ओके। एंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। डायमंड एंड सिलिकॉन कार्बाइड आर टिपिकल एग्जाम्पल्स ऑफ सच सॉलिड्स। द एक्सेप्शन केस है आपके कोवलेंट बॉन्ड में, विच इज ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में आपका कंडक्टर हो सकता है इलेक्ट्रिक, कैसे, हम जब हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे डायमंड और ग्रेफाइट में, डायमंड का sp3 हाइब्रिडाइजेशन आता है, वही आपको ग्रेफाइट का sp2 हाइब्रिडाइजेशन आता है। सो हम इस हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू प्रॉपर्टीज़ के अलावा अगर चलें, सो ग्रेफाइट में इलेक्ट्रिक कंडक्टर पॉसिबल है और डायमंड में इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस पॉसिबल नहीं है, ओके। समटाइम्स डिफरेंस बिटवीन आस्क्ड। अच्छा, जब हम ये सॉलिड स्टेट चैप्टर पढ़ते हैं, सो आपको कुछ डिफरेंस याद रखना पड़ता है, किसके क्वार्ट्ज और ग्लास के बीच में। क्वार्ट्ज क्या है, एक अमरफस सॉलिड में नहीं पड़ता, क्वार्ट्ज एक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में आता है, और ग्लास एक अमरफस सॉलिड्स में आता है। ग्लास में एक आपको प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी कि ग्लास में फ्लो करने की क्षमता होती है। ग्लास एक स्यूडो सॉलिड के नाम से जाना जाता है, ग्लास किसी भी रेंज में पिघल सकता है। सो क्वार्ट्ज भी अगर उसी केस में हम देखें तो क्वार्ट्ज इज़ नॉट एबल टू, मतलब क्या हो सकता है, क्वार्ट्ज मतलब क्वार्ट्ज क्या हो सकता है, मतलब वो फ्लो नहीं कर सकता, ठीक है। अच्छा, क्वार्ट्ज क्या होता है, किस तरह रहता है, ठीक है। डायमंड क्या और ग्रेफाइट के बीच में डिफरेंस पूछा जा सकता है। डायमंड आपका क्या रहता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर नहीं बन सकता, ग्रेफाइट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर बन सकता है। डायमंड में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस नहीं शो कर सकता, ग्रेफाइट में sp2 हाइब्रिडाइजेशन
पोलराइजेशन होने के कारण ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस शो कर सकता है। और ये है दोनों में बहुत अच्छे से एग्जांपल। डायमंड में एक चीज़ हमको न्यू देखने को मिलती है कि डायमंड इज़ नॉन मेटल बट लस्ट्रस शो रिफ्लेक्शनरी प्रॉपर्टीज। डायमंड नॉन मेटल रहता है पर उसमें एक चमक मतलब हम देख सकते हैं, मतलब उसमें एक रिफ्लेक्शन शो हो सकते हैं। एज वी नो दैट डायमंड इज़ अ दोनों ही आपके डायमंड और ग्रेफाइट दोनों ही आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है, पर दोनों में आपके डिफरेंस ये है कि एक आपको कंडक्टर बन सकता है, एक आपको नॉन कंडक्टर बन सकता है। डायमंड में वही थोड़ा सा आपको शाइनीनेस दिखेगा। दे ऑल आर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन। ठीक है, आई होप कि इतना क्लियर हो गया। हाँ, डायमंड का मैंने स्ट्रक्चर शो करवाया था, इसका ट्यूटोरियल दिया है मैंने वीडियो में, आप चाहो तो इसको देख सकते हो। आई हैव अपलोडेड इन माय यूट्यूब चैनल। ओके, अमरफस सॉलिड्स का थोड़ा सा देख लीजिए। दे हैव इरेगुलर शेप। अच्छा, जैसे हमने क्रिस्टलाइन का पढ़ा था उसी तरह अमरफस का सब उल्टा होता है। सिर्फ अमरफस में एक एक्सेप्शन रहता है कि सिलिकॉन ही आपका बन सकता है। ठीक है, अच्छा, कंडक्टर कब? जब सिलिकॉन को हम यूज़ करें एज ए फोटोवोल्टाइक इफेक्ट में। ठीक है, जहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, सनलाइट को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, दे हैव इरेगुलर शेप एंड कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर रैंडम। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अमरफस में रैंडम होते हैं। इनमें क्या होता है, जो आइसोट्रॉपिक नेचर देखी जाती है, मतलब एक डायरेक्शन में अगर हम चलें तो हमको एक ही प्रॉपर्टीज देखने को मिलती है। ठीक है, सेम प्रॉपर्टीज देखने को मिलते हैं। ग्रेजुअली सॉफ्टन ओवर रेंज ऑफ टेम्परेचर। अच्छा, किसी भी टेम्परेचर पे पिघल सकता है, सॉफ्ट हो जाता है। व्हेन कट विद अ शार्प नाइफ, ये दो पीसेस में इरेगुलर फॉर्म में कट होते हैं। ठीक है, अच्छा, दे डू नॉट हैव डिफाइनेड हीट ऑफ फ्यूजन। मैंने भी कहा कि टेम्परेचर रेंज की इसमें कोई शब्द रहती ही नहीं है। दे आर शॉर्ट रेंज ऑर्डर। देखिए, इनमें रेंज बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रहता टेम्परेचर की, जो दे आर कंसिडर्ड एज शॉर्ट रेंज ऑर्डर। प्रेडिक्टेबल रहना चाहिए इनका जो स्ट्रक्चर रहेगा, और डिस्टेंसेस शॉर्ट रहते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड स्यूडो सॉलिड्स, मतलब धोखा दे देते हैं, और फॉल्स सॉलिड्स भी कहा जाता है। इनको सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहा जाता है। मैंने कहा ना कि इनमें जो मान लो कि जब हम कोई बिल्डिंग का देखते हैं विंडो, तब ग्लास में ये देखते हैं ना कि बॉटम पोर्शन आपका ग्लास थोड़ा सा थिक रहता है देन द अपर पोर्शन, सो यही आपका सुपर कोल्ड ग्लास का एग्जांपल है। ठीक है, ओके, एनी मटेरियल फॉर एग्जांपल सिलिकॉन ऑक्साइड विच टेट्राहेड्रल यूनिट, हम पढ़ेंगे टेट्राहेड्रल यूनिट को। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बट ऑन मेल्टिंग एंड रैपिडली कूलिंग इट गिव्स ग्लास विच अमरफस सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम अमरफस में चेंज कर सकते हैं। कैसे? अगर हम उसको मेल्टिंग कर दें और रैपिडली अगर उनको मैं फ्रीज कर दूँ तो वो अमरफस में अच्छे से चेंज हो जाएंगे। सो ये अमरफस सॉलिड्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ थी। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा सा एक काम करते हैं, आइसोट्रॉपिक को देख लेते हैं कि व्हाट इज़ आइसोट्रॉपिक। मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, दे आर आइसोट्रॉपिक इन नेचर। मैं एक बार आपको एक चीज़ दिखा दूँ, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर मैंने आपको एनाइसोट्रॉपिक को बताया था, ये डायग्राम, ये आइसोट्रॉपिक का है, मतलब ये आपका बेसिकली अमरफस का। सो यहाँ पर आपने क्या देखा था कि जो अगर हम किसी भी एटम में अलग अलग चले, मान लो कि ए बी बी ऐसे अगर कोई भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, ऐसे हैव नो डिफाइनेड हीट ऑफ फ्यूजन, सो अलग अलग एटम्स में अलग अलग मतलब मॉलिक्यूल्स मूव कर सकते हैं, और इनके कारण इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में कोई डेफिनेटली रहती नहीं है। सो इनमें जो रेंज रहता है वो शॉर्ट रहता है, और साथ साथ जब हम इसको किसी भी डायरेक्शन से कट करेंगे तो किसी भी डायरेक्शन में ये आपको प्रॉपरली ऑर्डर में दिखेंगे नहीं, दे आर रैंडम इन मोशन। मतलब हम बोल सकते हैं कि इनका प्रॉपर्टी किसी भी डायरेक्शन में नहीं बदलने वाला, इनका कोई मतलब स्थिरता है ही नहीं। तो हम इनके प्रॉपर्टीज़ को अलग क्या बताएं, जिनमें स्थिरता थे इनमें तो हम प्रॉपर्टीज़ का मतलब डिफरेंस दिखा सकते हैं ना, पर इनमें तो कोई कुछ है ही नहीं, ये कभी भी अपना टेम्परेचर को मेंटेन नहीं करते। सो हम यहाँ से ये समझ गए कि जो अमरफस सॉलिड्स रहते हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग डायरेक्शंस में अगर हम उसको कट भी कर दें तो उनकी प्रॉपर्टीज़ कभी भी चेंज नहीं होंगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम ग्लास का मैंने ग्लास लिया, ठीक है, कांच का मैंने ग्लास लिया, अगर उसको मैंने तोड़ दिया, सो उसको अगर मैं देखना चाहूँ कि अलग अलग मतलब डायरेक्शन में अलग अलग प्रॉपर्टीज़ दिखा रहा है कि नहीं, सो हमको कुछ प्रॉपर्टीज़ नहीं मिलेगा ग्लास में। सो ग्लास हैज़ नो प्रॉपर्टीज़ इफ़ इट इज़ कटेड इन
different directions. So I hope this is clear to all that what is the difference between crystalline, amorphous और ग्राफाइट और डायमंड में डिफरेंस. सो यही आपकी बेसिकली कुछ सॉलिड स्टेट में ये आपको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर बहुत स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है. सो आई होप इट इज़ क्लियर. एंड नेक्स्ट वीडियो आप देखना ज़रूर, क्योंकि वो आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के थ्रू भी बहुत हेल्प करने वाला है. सो थैंक यू, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट टू आवर चैनल.